हेलो दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मौसम का और पढ़ाई का सब कुछ का आप फायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, हम पिछली क्लास में गांधार कला को पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के उद्भव को पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा था कि 230 एडी के आसपास कुषाणों से सत्ता किसने हथिया ली? उनके रिश्तेदार मुरुंडों ने हथिया ली। दोस्तों, मैं अपने 19 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, अनुभव के हिसाब से बताऊं कि आप रिश्तेदारों से दूर रहें अगर आपको खुश रहना है तो। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो रिश्तेदारों से बहुत दूर रहें, आप हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, इतना भी दूर ना रहें कि दूरियां बन जाएं, लेकिन बहुत नेगेटिविटी हमारे रिश्तेदारों के आसपास होती है, उनसे दूर रहें, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाप भाई माँ बहन इनको छोड़ के बाकी सबसे दूर रहें, जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे, ये मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस बताता है। तो कुषाणों से सत्ता किसने हथिया ली? उनके ही रिश्तेदारों ने हथिया ली, मुरुंडों ने हथिया ली। और कुषाणों और मुरुंडों के वंश अवशेषों पर, कुषाणों और मुरुंडों के वंश अवशेषों पर एक नए साम्राज्य का उद्भव होने वाला है, एक नए युग का उद्भव होने वाला है, एक नए वंश का उद्भव होने वाला है, जिसका नाम है गुप्त युग, गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल या गुप्त वंश। इस युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये अभी हम समझेंगे। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त काल स्वर्ण युग था, कुछ का मानना है कि ये स्वर्ण युग नहीं था। इतिहासकार क्या कहते हैं उनके मतों को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भारत में, यानी कि प्राचीन भारत में एक नए साम्राज्य का उद्भव। तो पेन का भी लें, पहले तो आप कहानी सुने, उसके बाद दोस्तों जो आपको अच्छा लगे रिवाइंड करें, वीडियो नोट्स बनाना है, जो करना है वो करें, लेकिन भाइयों अभी केवल कहानी सुने, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों 230 एडी के आसपास कुषाणों से सत्ता मुरुंडों ने या उनके रिश्तेदारों ने हथिया ली और मुरुंडी यहाँ पर शासक बने और शासन कर रहे थे। पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा में, यानी कि पूरे साम्राज्य को किसने हस्तगत कर लिया था? मुरुंडों ने या कुषाणों के रिश्तेदारों ने हस्तगत कर लिया। ठीक, 240 एडी के आसपास श्रीगुप्त नाम के एक व्यक्ति ने गुप्त वंश की स्थापना की और ऐसा बताया जाता है कि ये गुप्त कुषाणों के सामंत थे या नौकर थे। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। कब की है इसने? 240 एडी के आसपास। अब पहले ये समझने वाली बात है कि ये श्रीगुप्त कौन है। तो भाई ये श्रीगुप्त बिगर कंपनी का है। ठीक है, इनके माता पिता का हमें कुछ पता नहीं चलता, किस वंश के हैं ये हमें पता नहीं चलता, क्या इनकी वंशावली रही है ये भी हमें नहीं पता। बस हमें इतना बताते हैं इतिहासकार कि ये कुषाणों के नौकर थे, यानी कि सामंत थे। और हम भारतीय हमेशा से इतने वफादार रहे हैं हमारे मालिकों के प्रति। और ब्रिटिश युग में 1919 जब भारत में पहली बार विश्व युद्ध हुआ, 1914 में शुरू हुआ था, तो हम इतने ईमानदार थे कि हमने चंदा इकट्ठा किया था। किन के लिए? हमारे मालिक अंग्रेजों के लिए। और उस चंदे से हमने ब्रिटिशर्स की मदद की थी और इंग्लैंड की ओर से हमने युद्ध लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें हमारे 2 से 3 लाख से 4-5 लाख सैनिक की मृत्यु हुई, ये बताया जाता है। ऐसे ही श्रीगुप्त कुषाणों के ये नौकर हैं या सामंत हैं। इन्होंने किसकी स्थापना की है? गुप्त वंश की स्थापना की है 240 एडी के आसपास। अब ये श्रीगुप्त कौन है? ये इंग्लिश के चक्कर में सब खराब हुआ है।
गुप्ता, गुप्ता, गुप्त को इंग्लिश में गुप्ता। तो गुप्त कोई सरनेम नहीं है, गुप्त कोई वंश नहीं है, गुप्त एक आदमी का नाम है भाई। ये बॉबी देओल की फिल्म नहीं है गुप्त। गुप्त किसका नाम है? गुप्त एक आदमी है। गुप्त कौन है? एक आदमी है। श्री जो इसके नाम के आगे लगा है, ये इन्हें इज्जत से बुलाने के लिए, जैसे हम घर पे कहते हैं ना, पिताश्री, श्रीमान रमेश शर्मा जी, श्रीमान पंडित जी, जो हम श्री लगाते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, वो श्री है। ये श्री गुप्त नाम नहीं है, ये श्री क्या है? रिस्पेक्ट के लिए लगाया है। और गुप्त क्या है? एक आदमी का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की स्वयं के नाम से। बात आई समझ में आपको? इस व्यक्ति ने किसकी स्थापना की है? गुप्त वंश की स्थापना की है। और ये आदमी 240 से 280 तक शासन करते हैं, और इसके बाद इनके शासन में अगले व्यक्ति आते हैं घटोत्कच। ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है, श्री गुप्त। ध्यान रहे कि गुप्त एक आदमी का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, ये किसी भी वंश का नाम नहीं है। जो आज हम सरनेम देखते हैं ना गुप्ता, ये इंग्लिश के चक्कर में बिगड़ा है। गुप्ता गुप्ता बोल बोल के सरनेम ही पड़ गया है। गुप्त क्या है? एक आदमी का नाम है, और आगे चलकर ये एक सरनेम बन गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद शासन करने के लिए किसे आगे लाया गया है भाई? घटोत्कच को लाया गया है। और ये 280 से 219 तक शासन करते हैं, लेकिन इनका शासन इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। हालांकि श्रीगुप्त नाम के व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की है, और इन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ पर? ये मथुरा, पाटलिपुत्र, इस स्थान पर जमा लिया है, ठीक है। इतना हुआ है। अब आगे क्या हुआ है कि पहले हम ये बात करें कि भाई ये अचानक से आया कहाँ से। ये तो हमने अभी जान लिया कि चलो भाई गुप्त किसका नाम है? एक आदमी का नाम है। इनकी वंशावली का हमें पता नहीं। और कुछ लोगों का मुझसे ये कहना था कि आप गुप्त काल क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप समुद्रगुप्त को क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो अब उनकी बारी है, ठीक है। कोई शर्मा जी थे, उन्होंने मुझसे कहा था। तो ये जो गुप्त हैं, ये भाई वेश्य हैं। ये इतिहासकारों का सर्वमान्य तथ्य है कि ये वेश्य हैं। इन्हें बाद में चलकर क्षत्रिय कहा गया। ये निम्न जाति के थे, ये वेश्य थे। हालांकि वेश्यों को निम्न जाति का माना नहीं जाता था, लेकिन इन्हें प्रारंभ में निम्न जाति का माना गया, इन्हें वेश्य माना गया, और इनके राज्य अभिषेक के टाइम पर इनका विरोध भी हुआ है, ये इतिहासकार बताते हैं, ठीक है। ये अग्रवाल गोत्र के माने जाते हैं। किस गोत्र के माने जाते हैं भाई? अग्रवाल गोत्र के। ये वर्तमान में जो अग्रवाल है ना, वही गोत्र के ये माने जाते हैं। ये वेश्य हैं या व्यापारी हैं, जो भी है, ये इनकी प्रारंभिक जानकारी हमें इतिहासकार देते हैं। इसके बाद इनका वास्तविक शासक बनता है, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ये भाई शासक बना है 319 से 319 के आसपास। कौन शासक कर रहा है? अब चंद्रगुप्त प्रथम शासन कर रहा है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जब सत्ता को संभाला है, तो इसने सबसे पहले क्या किया है? विवाह किया है। किससे? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया है। यहां लिख देता हूं मैं, किससे? कुमार देवी से इसने विवाह किया है, जिससे 800 साल बाद फिर से मगध इतिहास में हमारे सामने आ रहा है। आप देखें कि
अग्निमित्र ने क्या किया था, विदिशा राजधानी लाई। उसके बाद जो भी राजा है उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई, कभी बनाई पुरुष पेशावर बनी, इधर सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान बनी, और मगध का नाम यहाँ से क्या हो रहा था, गायब हो गया था। लेकिन एक बार फिर चंद्रगुप्त प्रथम के कारण, लिच्छवी कुमार देवी से विवाह के कारण एक बार फिर से नाम आया है किसका, मगध का। अब दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की है, तो इसका थोड़ा सा क्या हुआ है, इज्जत बढ़ी है, इसकी रिस्पेक्ट बढ़ी है। अब समाज में इसको भाई के बुला रहे हैं लोग, अरे भाई ने क्षत्रिय परिवार में शादी की है, कहते ये कहीं क्षत्रिय तो नहीं है, ऐसा भी हुआ है। शादी करने के चक्कर में क्षत्रिय माना जाने लगा, लेकिन ये असल में क्या थे, वेश्य थे। ये एक बात। 319 में इसने गुप्त संवत जारी किया। 319 में क्या जारी किया इसने, गुप्त संवत जारी किया है। ये इसका इतना इतिहास है। इसके बाद इसका लड़का सबसे खतरनाक शासक है ये गुप्त साम्राज्य का, समुद्रगुप्त। इसको ही डिटेल में पढ़ना है भाई। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे खतरनाक शासक हैं, और इनका जो लड़का है ना, विक्रमादित्य, हालांकि विक्रमादित्य कोई नाम नहीं है, विक्रमादित्य एक उपाधि है। इनका जो लड़का अब जो राजा बनता है आगे चल के, चंद्रगुप्त द्वितीय, 10% भी नहीं है किसके सामने, इसके पिता समुद्रगुप्त के सामने। सबसे खतरनाक राजा है अशोक के बाद समुद्रगुप्त। हालांकि अपना कनिष्क भी अच्छा खासा राजा था, लेकिन सबसे खतरनाक राजा कौन है अब, समुद्रगुप्त है। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त प्रथम को याद रखें। 319 में इसने गुप्त संवत जारी किया है, कुमार देवी से इसने विवाह किया है, जिससे उत्पन्न पुत्र कौन है, हमारा समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को पढ़ना है भाई आप। 319 के आसपास सारी गुप्त संवत चला है इसने, और आगे इसके जो अभिलेख हैं वो गुप्त संवत के नाम से ही जारी किए गए थे, ये आप ध्यान रखें। अब कौन शासक बना है भाई, समुद्रगुप्त। पेन नहीं चल रहा हमारा। समुद्रगुप्त कब से कब तक रहेगा ये, 334 में शासक बनता है। बहुत खतरनाक शासन है किसका, समुद्रगुप्त का। अब कहानी सुनो भाई आप समुद्रगुप्त की। कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का है, और समुद्रगुप्त जिस समय शासक बने हैं पूरा भारत समुद्रगुप्त जीत लेते हैं। इनको गुस्सा करने में, हिंसा करने में, आक्रमण करने में, युद्ध करने में मजा आता है, खुशी मिलती है। अशोक जिस तरह कहते थे कि शांति से हम पूरे विश्व को जीत लेंगे, ये कहते हैं कि सबको एक तरफा मारो। कहते हैं आईपीएल वाले नहीं, वर्ल्ड कप वाले। और इतने खतरनाक राजा हैं समुद्रगुप्त। अगर कोई मुझसे पूछे कि अशोक के बाद आप किसे सबसे खतरनाक शासक मानते हैं, तो मैं कहूँगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को, उत्तर पश्चिम को, अफगानिस्तान को, बंगाल को, म्यांमार को, नेपाल को और तमिलनाडु में पल्लवों को, सबको उखाड़ फेंका है, सबको जीत लिया। किसने, समुद्रगुप्त ने। कहानी सुने आप। तो कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र कौन है, समुद्रगुप्त थे। ठीक है, और अब कौन राजा कौन बना है, हमारे समुद्रगुप्त राजा बने हैं। राजा बनते से ही कहते हैं कि पहले ये गंगा यमुना दोआब है ना, पूरा इसे ही निपटाओ। और गंगा यमुना दोआब के 9 राजाओं को, कितने राजाओं को, 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने जीत लिया। ये 9 राजा गए गंगा यमुना के, गंगा यमुना। ठीक, ये 9 राजा गए। इसके बाद कहते हैं कि ये पूरा उत्तर पश्चिम वाली पट्टी है ना, इसको भी लो अंदर ले बागुड़ में,
और ये जो बंगाल है ना इसको भी अंदर लो। इधर भी कितने राजा थे भाई, उत्तर पश्चिम में 9 राजा। इन 9 राजाओं को भी इसने परास्त कर दिया समुद्रगुप्त ने। तीसरा अभियान कहता है कि ये जो विंध्याचल पर्वत में अत्विका नाम के राजा शासन कर रहे हैं, बहुत सारे राजा थे छोटे छोटे, उन्हें अत्विका कहा जाता था। अत्विका कहते इनको भी जीतो। इन पूरे राजाओं को भी जीत लिया। ये कितना नंबर हो गया, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा कहते हैं कि मथुरा से कुषाणों को मारो। उत्तर पश्चिम में ये जो हमारे शक रह रहे हैं, इधर मालवा में जो शक रह रहे हैं इन्हें भी मारो। ये 4 नंबर। 5 नंबर में ये कहते हैं कि पूरा दक्षिण भारत जीतो, और पहलवों को भी इनने हरा दिया। यही है समुद्रगुप्त के विजय अभियान के 5 भाग। आपने सुना होगा कि समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को 5 भागों में बांटा। इसका पहला भाग है गंगा यमुना दोआब, दूसरा भाग है उत्तर पश्चिम और असम बंगाल नेपाल, तीसरा भाग है विंध्याचल पर्वत के छोटे छोटे साम्राज्य, चौथा भाग है इसका कुषाण मुरिंडो और शकों को जीतना, 5वां भाग है इसका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन है इस समय, पल्लव शासन कर रहे हैं, और पल्लवों को भी इसने क्या किया है, हरा दिया है। भाई बहुत खतरनाक शासक है यार ये। और ये है ना गुस्से में इसको मजा आता है। इसके दरबारी का भी क्या नाम है, हरिसेना। 5 भागों में विभाजित किया विजय अभियानों को, ये ध्यान रखें आप। 5 भाग विजय अभियान, ये विजय अभियान। जो लोग विक्रमादित्य को पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ते हैं, मैं कहता हूं कि पहले आप समुद्रगुप्त को पढ़ें, उनके पिताजी को पढ़ें। भाई इनके सामने, समुद्रगुप्त के सामने विक्रमादित्य 10% भी नहीं है। हालांकि मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जिसका नाम चलना चाहिए इतिहास में उनका नाम नहीं चलता तो दुख होता है। वीरता का सम्मान होना चाहिए, चाहे शिवाजी हो चाहे महाराणा प्रताप हो, सम्मान वीरता का किया जाना चाहिए। तो इधर समुद्रगुप्त वीर हैं तो इनकी वीरता का भी सम्मान हो। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक महान राजा रहे, मैं ये नहीं बोलता कि वो महान नहीं थे, लेकिन समुद्रगुप्त से कम बोल सकते हैं। 5 भागों में विजय अभियान बांटा किसने, समुद्रगुप्त ने। पहला गंगा यमुना दोआब, दूसरा उत्तर पश्चिम, तीसरा कौन सा रहा है इनका, विंध्याचल अत्विका जो राजा के कहते थे इनको, चौथा रहा है कुषाण मुनिंड शक, 5वां रहा है पल्लव। इन सबको किसने हरा दिया है, समुद्रगुप्त ने हरा दिया। और समुद्रगुप्त का कहना है कि आईपीएल खेल के काम नहीं चलता, वर्ल्ड कप भी जीतना पड़ता है। कभी ऑस्ट्रेलिया से तो एक मैच जीत के बताओ, ये समुद्रगुप्त का कहना है। तो कहता ठीक है ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये भी जीत लिए। कहते हैं हमने आईपीएल ही नहीं खेले, हमने वर्ल्ड कप भी जीते हैं। वर्ल्ड कप भी जीत लिया किसने, समुद्रगुप्त ने। बहुत खतरनाक शासन चल रहा है। समुद्रगुप्त का दरबारी का भी हरिसेना या हरिसेन का कहना है कि हमारे राजा हरिसेना कि हमारे राजा समुद्रगुप्त बहुत खतरनाक हैं, बहुत प्रशंसनीय हैं, बहुत महान हैं, बहुत वीर हैं। और इस सब की खुशी में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेना ने प्रयाग प्रशस्ति में कुछ अभिलेख उत्कीर्ण करवाए, कुछ उन्होंने लिखवाया जो ये 5 अभियान है ना इनका वर्णन करता है। और वो अभिलेख है अशोक का। अशोक के प्रयाग प्रशस्ति में किसने उत्कीर्ण करवाया, हरिसेना ने। अभिलेख किसका था, अशोक का। जैसे फिरोज शाह तुगलक 1356 में, याद करो कहाँ लेकर जाएगा, दिल्ली, दिल्ली लेकर जाता है। ठीक है, तो हरिसेना कौन है, दरबारी का भी है। और भाई ये है ना भागवत धर्म के हैं। किस धर्म के हैं, भागवत धर्म के। ये विष्णु के कट्टर उपासक हैं। धर्म क्या है इनका, भागवत धर्म। ये विष्णु के कट्टर उपासक हैं, ब्राह्मणों के गुलाम हैं, अनुयायी हैं।
गुलामी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को इतना आगे बढ़ा दिया कि एक बार फिर वर्ण व्यवस्था हावी हो चुकी है। हालांकि शूद्रों को इन्होंने इतने अधिकार तो दिलवाए कि आप रामायण सुन सकते हो, आप महाभारत सुन सकते हो। महिलाओं को भी इस समय रामायण महाभारत सुनने का अधिकार दिया गया। वो शूद्रों या चांडालों का उद्भव भी इसी समय पहली बार माना गया है कि जो चांडाल, शूद्र तो पहले से, चांडाल जाति जो है इस समय आई। जाति व्यवस्था का जन्म गुप्तोत्तर काल में हम पढ़ेंगे, भागवत धर्म का विकास पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को हम पढ़ेंगे। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाला राजा कौन है? समुद्रगुप्त। सर्वाधिक सोने के सिक्के। व्याघ्र पराक्रम की उपाधि लेता है। व्याघ्र पराक्रम, परम भागवत, परम भागवत, ऐसी आडंबर युक्त बड़ी बड़ी उपाधियां लेता है। और पीने के बाद कुमार सानू और कुमार विश्वास। एक बार रात को थोड़ा सा महुए की उतरी, ये सब आधा आधा ढक्कन करके पीता है और फिर कुमार सानू। तो पीने के बाद कुमार सानू बनता है और ये बजाता है बीड़ा, जो सरस्वती जी का गिटार है ना, बीड़ा, उसे बजाता है। क्या बजाता है ये? बीड़ा वादन करता है। अपने आप को कविराज कहता है। बहुत सुंदर राजा लगता है यार, बड़ा मजा आता है जब मैं इसको डिटेल में पढ़ता हूँ। बहुत कहानियां हैं समुद्रगुप्त को लेकर, लेकिन यहाँ जीके जीएस पढ़ना है, ठीक है। तो बीड़ा वादन करने वाले कविराज, परम भागवत की उपाधि लेने वाले प्रथम राजा, व्याघ्र पराक्रम की उपाधि लेने वाले प्रथम राजा समुद्रगुप्त हैं। अश्वमेघ यज्ञ तो ये ऐसे करवाता है कि पूरे गाय ढोर बैल सब ले आओ। अश्वमेघ यज्ञ भी इसने करवाया। इनके सिक्कों पर ये सारी चीजें मिलती है। बीड़ा वादन करते हुए इसने सिक्के जारी किए, अश्वमेघ यज्ञ करवाते हुए इसने सिक्के जारी किए। कविराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। हरिसेना या हरिसेन इसका दरबारी कवि है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख उत्कीर्ण करवाया है। ऐसा महान राजा है। 5 भागों में इसने पूरे भारत को जीत लिया। उस जगह भी ये शासन कर रहा है जहां पर अशोक शासन करते थे। हालांकि अशोक से छोटा साम्राज्य है, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक के जितने इन्हें महान बताया जाता है। और स्मिथ इनके विजय अभियानों से इतने प्रभावित हैं कि इन्हें नेपोलियन कहा है। क्या कहा गया? नेपोलियन। किसने कहा? यूनानी इतिहासकार स्मिथ ने कहा है। क्या कहा है? नेपोलियन। नेपोलियन तो बहुत युद्ध हारा। ये फालतू की बात है कि नेपोलियन ने युद्ध नहीं हारे। नेपोलियन ने युद्ध हारे हैं। और नेपोलियन किसे बता दिया है? स्मिथ ने समुद्रगुप्त को बता दिया, क्योंकि एक भी नहीं हारे युद्ध। लेकिन नेपोलियन तो हारा था, ठीक है, लेकिन इसने उपाधि दी है, सम्मान किया है। तो हम पढ़ते हैं, ठीक। ये खतरनाक शासक है भाई। इसने क्या है, ये भी क्षत्रिय परिवार में शादी करता है। दत्त देवी, ये ब्राह्मण वंश की महिला है। कौन? पत्नी का नाम क्या है? दत्त देवी। और इसी से उत्पन्न पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी कौन है खतरनाक राजा? समुद्रगुप्त है। इसमें ध्यान रखना है 5 भागों में विजय अभियान को बांटा है। हरिसेना इसका दरबारी कवि है। भागवत धर्म यानी विष्णु के ये कट्टक उपासक हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के इसने चलाए हैं। व्याघ्र पराक्रम की उपाधि लेता है। परम भागवत की उपाधि लेता है। बीड़ा वादन करता है। कविराज इसकी उपाधियां हैं। नेपोलियन भी इसे स्मिथ ने कहा है। अश्वमेध यज्ञ भी ये करवाए या करता था, ठीक। अब इसके बाद इसका लड़का शासक बना है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे भी हम निपटाई देते हैं आज की क्लास में। और फिर हम सीधा कुमार गुप्त इन लोगों को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन है भाई अब राजा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चंद्रगुप्त है ना, तो समुद्रगुप्त ये कब शासक बने थे? 300
34 के आसपास इनका शासनकाल शुरू होता है और ये चलता है भाई 412 के आसपास। 334 से 412 बहुत दूर हो जाएगा, 480 इतना ही कुछ शासन चलता है, मुझे डेट याद नहीं है। इसके बाद शासन कौन करते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकेंड। अब इनको पढ़ना है भाई, इनकी कहानी सुने। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय अब ये यहाँ पर शासक बने हैं, जिनकी दूसरी राजधानी अवंती या उज्जैन है। अवंती या उज्जैन इनकी दूसरी राजधानी है। ये वही राजा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर स्थापित किया है। महाकाल की जो शिवलिंग है वो इन्हीं ने स्थापित की है। एक बात, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि देवता इनके दरबार में न्याय करवाने आते थे। वो धार्मिक बातें हैं। इतिहास इन माइथोलॉजीज को नहीं मानता। इतिहास उन चीज़ों को मानता है जो साहित्यिक स्रोत पर आधारित हों, जो पुरातात्विक स्रोत पर आधारित हों। तो अगर कोई ये सोचता है कि जीके जीएस की क्लास में, हिस्ट्री की जो साइंटिफिक क्लासेस होती है, साइंटिफिक हिस्ट्री होती है जो पुरातात्विक और अभिलेखी साक्ष्य के आधार पर लिखी जाती है, और कोई सोचे कि वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाएं, तो वो असंभव है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय शासक बने हैं। समुद्रगुप्त के ये लड़के हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इन्होंने ये जो विक्रमादित्य लगाया है, ये विक्रमादित्य इनका नाम नहीं है। ये विक्रमादित्य इन्होंने क्यों लगाया है वो अब समझ आएगा। तो ये पाटलिपुत्र, ये पहली राजधानी है। दूसरी राजधानी क्या है? अवंती है। शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो पिता की तरह चंद्रगुप्त का भी कहना है कि मारो सबको एक तरफ से। और 400 साल से ये मालवा में शासन कर रहे हैं। कौन? शक। शकों को अंतिम रूप से परास्त करा है किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों को अंतिम रूप से परास्त करने वाले, शकों की सत्ता को छिन्न भिन्न करने वाले शासक कौन है? चंद्रगुप्त हैं। और इस खुशी में इन्होंने भाई शक संवत, विक्रम संवत चलाया है। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। इन्होंने कौन सा चलाया है? विक्रम संवत चलाया है। 50-70 से 58 ये बताया जाता है, जो हमारा हिंदू धर्म का कैलेंडर है। भारत सरकार का कैलेंडर कौन सा है? कनिष्क का शक संवत। हिंदू धर्म का कौन सा कैलेंडर है? 57-58 वाला विक्रम संवत। इसे शुरू किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया। और इसने किसको परास्त किया है? शकों के राजा रुद्रदमन तृतीय को। रुद्रदमन तृतीय को इसने परास्त किया है। बहुत खतरनाक शासक है ये, लेकिन अपने पिता के सामने अगर बात की जाए तो ये 10% भी नहीं है। ठीक, शकों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकरी की उपाधि ली। शकरी, शकारी, जो मिल जाए वो समझ लेना, इसकी उपाधि ली है। और क्या किया है? विक्रम संवत शुरू किया है। इसी खुशी में इसने चांदी के सिक्के भी चलाए हैं। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। विक्रमादित्य कोई सरनेम, कोई नाम या कोई नेम नहीं है इंग्लिश में। ये क्या है? एक उपाधि है। और ये उपाधि जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली तो आगे चलकर 1526 में जब बाबर का आक्रमण होता है और उसके बाद उसका लड़का हुमायूं शासन करता है, और 1556 में जब अकबर रहता है, द्वितीय पानीपत का युद्ध, तो अकबर वर्सेस हेमू जब द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है तो हेमू भी
किसकी उपाधि धारण करते हैं? विक्रमादित्य की। ऐसे करके टोटल 14 विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में होते हैं। विक्रमादित्य कोई नाम या सरनेम नहीं है, विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसे धारण करने वाले पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसका नाम क्या रखा भाई? चंद्रगुप्त रखा है। तो अब इतिहास पढ़ना है हमें, तो उसको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, इनको बोलते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे ही चल के हम आगे पढ़ते ना कि शाहजहां दो, शाहजहां तृतीय, औरंगजेब द्वितीय, हम अकबर द्वितीय, ऐसे करके राजाओं को पढ़ते हैं वैसे ही। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने शकों को अंतिम रूप से परास्त किया है, विक्रम संवत जारी किया है, रुद्रदमन तृतीय जो शक शासक था शकरी या शकारी की उपाधि लिए, चांदी के सिक्के जारी किए हैं। वो चांदी के सिक्के जारी किए हैं, इससे ये पता चलता है कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, नहीं तो ये सोने के सिक्के चलाते थे। हालांकि जो इतिहासकार बताते हैं कि भाई चांदी के सिक्के जारी करने के पीछे कारण ये रहा कि गुजरात से एक समूह मालवा में आ गया रेशम बुनकरों का। रेशम बुनकरों का एक समूह गुजरात से मालवा आ गया और गुजरात से मालवा आने के कारण इनका जो विदेश व्यापार था उसमें कमी आई। वो चंद्रगुप्त द्वितीय इससे परेशान भी थे। ऐसा बताया जाता है नाटकों में, सीरियल्स में कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय पर शनिदेव चले थे। कहते ना हमारे भारत में तो बहुत होता है कि शनि चल रहा है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये सब बातें धार्मिक हैं, इन्हें इतिहास मान्यता नहीं देता, क्योंकि जब तक साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत नहीं मिलेंगे तब तक भाई हम कैसे मान लें, कैसे हम उसे साइंटिफिक या प्रूव्ड नॉलेज मान लें। तो प्रूव्ड नॉलेज में धर्म को मान्यता नहीं है, प्रूव्ड नॉलेज में साइंस को मान्यता है, प्रूव्ड नॉलेज में किसको मान्यता है? विज्ञान को मान्यता है। ठीक है। कुछ बुनकर का समूह गुजरात से कहाँ आ गया था? मालवा आ गया था। इसी के समय आता है कौन? फाहियान। फाहियान को और पढ़ना भाई, इतना काम किसने किया? विक्रमादित्य ने केवल इतना किया है कि शकों को हराया है, रुद्रदमन तृतीय को, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं किया। भाई एक चीज मैं भूल गया, समुद्रगुप्त ने दक्षिण को जीता था, इसको अधीन करके क्या करा था? छोड़ दिया था। इसे ग्रहणानु मोक्ष की नीति कहते हैं। ये आप ध्यान रखें, समुद्रगुप्त ने चलाई थी। समुद्रगुप्त कौन सी? ग्रहणानु मोक्ष। यही नीति कौन अपनाता है आगे चलकर? अलाउद्दीन खिलजी अपनाता है। ये बात आप ध्यान रखें, मैं बताना भूल गया। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसके समय आया है भाई फाहियान 399 AD में। कौन आया है? फाहियान। ये भारत में आए हैं, किस लिए आए हैं? बौद्ध धर्म के जानकार बनने के लिए आए हैं, बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए आए हैं। और जब फाहियान आए हैं तो फाहियान का कहना है, ये मैं आपको पढ़ के बता दूं ताकि आप मुझ पर शक ना करें, आक्रमण ना करें। तो फाहियान का क्या कहना है भाई, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये रामशरण शर्मा ने लिखा है और ये NCERT में भी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं फाहियान ने क्या क्या कहा। अछूतों को चांडाल कहा जाता था, ये फाहियान का कहना है। इन्होंने बताया कि शासक विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे भाई? विष्णु के। अपराध कम था, पता नहीं कहाँ की गली में गया था ये फाहियान, इसको अपराध कम था। चोरी लूटामारी नहीं होती थी, प्याज और लहसुन से कतराते थे। बौद्ध धर्म स्थित नगर जैसे कपिलवस्तु, बोध गया, कुशीनगर आदि उजाड़ की स्थिति में थे, क्योंकि यहाँ पर भागवत धर्म ने किसकी जगह ले ली? बौद्ध धर्म की। ठीक, इसके वर्णन में तत्कालिक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का वर्णन नहीं है। कुतुब मीनार के समीप एक लोहे का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय स्तंभ अभियान का वर्णन करता है। इसके दरबार में 9 रत्न भी थे। ये कौन बता रहे हैं? फाहियान बता रहे हैं भाई। ये मैंने बोल दिया है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये बताते हैं कि इनके दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्न में कौन कौन है? क्षणपक, बराहमीर, धनवंतरी, कालिदास,
बेताल भट्ट और आर्यभट्ट भी इसी समय हैं। आर्यभट्ट हालांकि उनके दरबार में नहीं थे लेकिन इसी समय थे। ऐसे करके कौन थे? नौरत्न थे इनके दरबार में। ये भी आप ध्यान रखें भाई, नौरत्न थे किसके दरबार में? इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की जो किताब है, उस किताब का पहली बार यूरोपीय भाषाविदों ने अनुवाद करवाया और उन्होंने उसके बाद भागवत गीता का अनुवाद भी करवाया। पहली बार यूरोपीय भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम, ये शाकुंतला और अभिज्ञान की प्रेम कहानी है। दुष्यंत, राजा दुष्यंत जिनका लड़का भरत था, और भरत के पराक्रम की बात भी है और जिसके नाम पे भारत का हमारा नाम पड़ा है, भरत के नाम पे, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका पहली बार अनुवाद करवाया गया। किस भाषा में करवाया गया? यूरोपीय भाषा में। और फाहियान ने ये बताया, क्या बताया हमें? ये तो हम जान चुके हैं। फाहियान एक वर्णन करते हैं, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। और रामशरण शर्मा ने भी ये लिखा है कि जब मैं यहाँ भारत में आया बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए, ये फाहियान कह रहे हैं, समझ लो मैं फाहियान। तो फाहियान ने कहा कि कुछ चांडाल जातियां इस समय भारत में निवास करती थी। पहली बार नाम आ रहा है चांडालों का। चांडाल जातियां निवास करती थी और इन्हें पब्लिक प्लेस पर आने से पहले सूचित करना पड़ता था। पब्लिक प्लेस पर आने से पहले क्या करना पड़ता था? सूचित करना पड़ता था। ये एक लकड़ी का टुकड़ा फेंककर लोगों को सूचित करते थे ताकि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय वहां से हट जाएं और ये लोग निकले। अपने पीछे एक झाड़ू बांधकर ये निकलते थे और इन्हें मार्केट में अगर देख भी लिया जाए तो ये अपशगुन माना जाता था। ये बात फाहियान ने लिखी है भाई। सोच लो जाति व्यवस्था का जन्म किस समय हो चुका है। और जिनको लगता है कि जाति व्यवस्था का जन्म अंग्रेजों के समय हुआ है, तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई होती तो आज मेरा सरनेम वाटसन होता और आपका होता मिचेल सेंटनर, ऐसे नाम होते हैं हमारे। तो गुप्तोत्तर काल में ही जाति व्यवस्था का जन्म हुआ है। किससे हुआ है? वर्ण व्यवस्था से। ये अभिज्ञान शाकुंतलन और इन सारी चीज़ों की जानकारी फाहियान देते हैं। चांडालों की इस बात की जानकारी भी कौन? फाहियान देते हैं, ठीक है। इनके दरबार में नवरत्न हैं और इनके दरबार में नहीं गया फाहियान, किसके? विक्रमादित्य द्वितीय के। अगर इनके दरबार में जाता तो हो सकता है भाई मार मूर देता। कौन? विक्रमादित्य, बहुत खतरनाक राजा है। तो फाहियान नहीं गया और तत्कालीन राजा का कोई वर्णन नहीं मिलता, पाटलिपुत्र का कोई वर्णन नहीं मिलता। दूसरी राजधानी अवंती में भी इसने भ्रमण किया है और ये 412 के आसपास भारत से वापस ये आया, स्थल मार्ग से था, गया किस मार्ग से? जल मार्ग से गया। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के महल को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के महल को देखकर बहरा जाता है और कहता है अरे बाप रे, इसे तो किसने बनाया है? देवताओं ने बनाया है, ठीक। तो ये थी भाई किसकी कहानी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानी। एक काम महत्वपूर्ण है बस कि शकों को हराया है, रुद्रदमन तृतीय को हराया है और थोड़े छोटे छोटे राजा हैं उनको जीता है। आर्थिक स्थिति इसके समय कमजोर हुई है और इसके समय फाहियान आया है, नवरत्न इसके दरबार में है, ठीक है। बाकी हम भाषा साहित्य पढ़ेंगे, गुप्त काल में जनजीवन पढ़ेंगे, भागवत संप्रदाय का उदय और विकास पढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ों को हम और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।